मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरे साथ राज्य बहाई परिषद बिहार के सचिव ओम नमः शिवाय जी हैं। आप एलएलबी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। स्नातकोत्तर आपने इकोनॉमिक्स में किया है। बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं आपको देखता हूं और बचपन से देखता हूं। बड़ी कुशाग्र बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के और कई विषयों पर आपकी गहरी पैठ है। ओम नमः शिवाय जी, आपको डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीइंग द एजुकेशनिस्ट, बड़ी डिग्री भी ली है शिक्षा की और सामाजिक कार्यों से भी आपका सीधा सरोकार है और विभिन्न समस्याएं देश में हैं। महंगाई है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, अनियंत्रित बढ़ती हुई जनसंख्या है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, सभी के मूल में सही शिक्षा, मूल शिक्षा का अभाव है। इस पर आपकी दृष्टि क्या है? धन्यवाद सुमन जी, आपने बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। वाकई में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि केवल चिराग से ही रोशन हो, तालीम से भी जहां रोशन हो सकता है। और जहां तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक स्वदेशी प्रक्रिया है। यह न केवल अधिकार और संस्कार की जननी है, बल्कि हमारी संपूर्ण जीवन दृष्टि है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं और देश के वैविध्य समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो हमें स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन तमाम समस्याओं के मूल में वो अज्ञानता है और अज्ञानता का सीधा संबंध शिक्षा से है। लेकिन जब हम शिक्षा को देखते हैं तो जो संपूर्ण शिक्षा की अगर हम बात करें आपसे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ या जहाँ तक मेरी समझ है, शिक्षा तीन तरह की होती है। एक जिसको हम एकेडमिक एजुकेशन, अकादमिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, दूसरा है मानवीय शिक्षा और तीसरा है आध्यात्मिक शिक्षा। और जब इस तीनों शिक्षाओं को हम एकीकृत रूप में आत्मसात करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर उस शिक्षा से हमारा सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, चतुर्दिक विकास संभव है। जैसे हमारे कहने का मतलब, बड़ी मूल्यवान बात को आपने उठाया है। जो संस्कार के साथ यदि शिक्षा न हो तो वह शिक्षा का कोई मूल नहीं है जीवन को चलाने में और जीवन रस को जीने में भी। तो वर्तमान जो शिक्षा है, क्या आपको लगता है ये हमारे संस्कार को पोषित, पल्लवित और पुष्पित कर रही है? वाकई में अगर हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर अगर हम अपना विहंगम दृष्टि डालें तो निश्चित रूप से जो वर्तमान शिक्षा है वो एकांगी है, अधूरी है। मैंने पूर्व में भी कहा कि जब हम संपूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें मानवीय शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, जो ह्यूमन एजुकेशन है और स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जब उसको अगर हम साथ लेके नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से जो एक नैतिक विकास होना चाहिए बच्चों में, किशोरों में, युवाओं में, वो नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि इसका दुष्प्रभाव जो है आए दिन देखने को मिल रहा है। बड़े से बड़े जब हम आला अधिकारी को देखते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने अच्छी शिक्षा तालीम हासिल किया है और जिसके कारण वो अच्छे जगहों पे सेवा दे रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक डॉक्टर किडनी निकाल कर बेच रहा है, कहीं मेधा घोटाला हो रहा है, तो विभिन्न अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो देख रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा, उनकी शिक्षा में
जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो मानवीय शिक्षा है, उसकी कमी रही है, जिसके कारण उनका जो जीवन है वो सही दिशा में वो देश और समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मूल्यवान बात को आप ओम नमः शिवाय जी उठाए हैं। और सही शिक्षा के अभाव में ही व्यक्ति में चारित्रिक ह्रास होता है, कुसंस्कार आते हैं और भ्रष्टाचार जो व्यापक पैमाने पर है वह भी कहीं ना कहीं अच्छी तालीम नहीं हुई है, जिसका द्योतक है आपके बात से ये बातें उभर के आती है। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये ओम नमः शिवाय जी अति सुलझे हुए प्रबुद्ध और एजुकेशनिस्ट के साथ साथ स्टूडियस भी हैं और गंभीर वक्ता भी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सीधे तौर पर, जो ये एक पक्ष हमने खामी को रखा, जो कहाँ क्या क्या हमारी शिक्षा में इम्पोज नहीं है। जैसे एक चीज़ अध्यात्म का अभाव है, उसी ढंग से संस्कार का अभाव है। जिस संस्कार के चलते दुनिया में हमारी डंका बजती थी, उसी के हम दरिद्र हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है सही शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या आम पब्लिक, बहुत बड़ा सेक्टर भी है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आम लोग भी, उसको आप क्या देंगे सही शिक्षा के लिए निर्देश? एक तो अगर सही शिक्षा को अगर हमको अगर स्थापित करना है या सही एजुकेशन देना है, तो एक जो हम आए दिन देख रहे हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच का जो रजात्मक संबंध है वो कहीं ना कहीं विच्छिन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है वो काफ़ी जो है महत्व रखता है। तो एक रजात्मक संबंध उनके बीच होना चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा है कहीं ना कहीं वो जो है नहीं दिख रहा है। दूसरा जो हम पक्ष देख रहे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक मुसीबत आ रही है, खासतौर पर भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि बिकने लगी शिक्षा यहाँ, यदि शक्ति हो तो क्रय करो, यदि मूल्य आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। तो हम देख रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा है वो कितनी महंगी होती चली जा रही है। जो आम आवाम है, जो जन सामान्य है, उसके बस की बात नहीं है। और जो सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में जो अभी शिक्षण का कार्य चल रहा है वो जितना गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, या उनका पाठ्यक्रम जितना गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, या फिर वो जो है उसकी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे जो शिक्षक वृंद हैं उनको कहीं ना कहीं विभिन्न कार्यों में जो है लगाया जा रहा है। कहीं जनगणना है, कहीं सर्वे का काम है, तो उनका अधिकांश समय जो है वो नहीं, इतना ही नहीं, और एक ही छत के नीचे किसी को 70 लाख दीजिए, 1 लाख दीजिए और किसी को 30,000 दीजिए। मान जाइए एक बैलगाड़ी है, 2 बैल चलते हैं, किसी को भरपेट खिलाइए, किसी को भूखे दौगाइए, तो वो आपकी गाड़ी चलेगी क्या? निश्चित रूप से। चूंकि अगर हम शुरुआती दौर की अगर बात करें, जब शिक्षा मित्र या प्रखंड शिक्षक की बहाली हुई थी, वो पूरा समर्पण भाव के साथ, पूरा डिवोशन था उनका, और वो जो है वो सेवा दे रहे थे पूरी तन्मयता के साथ। और चूंकि हमारे कई मित्र जो हैं वो शिक्षक हैं, और हम देखते थे कि वो उसकी पूर्व तैयारी किया करते थे। कल जिस विषय वस्तु को बच्चों के बीच रखना है तो उसकी वो पूर्व तैयारी करके जाते थे। अब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ वो वहाँ पढ़ाते थे। लेकिन जब मानदेय या सैलरी की बात होती थी तो फिर उनके मुखमंडल पर एक उदासी जो है वो छा जाती थी, और उनको लगता था कि समान काम कर रहे हैं लेकिन समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो शोषण हो रहा है। तो निश्चित रूप से उदासीनता का भाव बहुत सारे शिक्षकों में इस विषय को लेकर के भी आई है कि बहुत से शिक्षक हैं जो फुल फ्लेज HM हैं, या जो पहले से शिक्षक हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग से, या फिर BPSC से जो पास होके आए और शिक्षक बने थे, तो उनकी सैलरी को जब हम देखते हैं और फिर जब हम जो पंचायत शिक्षक या प्रखंड शिक्षक को देखते हैं तो उसमें काफ़ी जो है वो तालमेल देखने को नहीं मिलता है, काफ़ी जो है उसमें अंतर और गैप है। तो निश्चित रूप से इन विषयों को लेकर के भी शिक्षकों में उदासीनता का भाव है, और वो कहीं ना कहीं ये कसक टीस और पीड़ा उनके मन में है, जिसके कारण वो जो है समर्पण, उनके समर्पण में अब
आए दिन कमी देखने को मिल रही है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं और आपको भी ओम जी, जो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है उस पर हम अलग से आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप देशवासियों को भी, चूंकि कई लोग प्राइवेट फील्ड के भी शिक्षा में अमूल्य योगदान दे रहे हैं, और सरकार को भी मेरा यह सवाल था आपसे, उसको आप क्या सही शिक्षा के लिए सुझाव देंगे? वाकई में जब तक शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का योगदान नहीं होगा तब तक हम संपूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समुदाय की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जो है जन सरोकार नहीं होगा, समुदाय की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से हम कहना चाहेंगे, चूँकि एक शिक्षक का जो दायित्व है, उनका जो आदर्श है, उसके संदर्भ में सुमन जी हम बता दें कि अंधकार निरोधात गुरु रीति भी धीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है वही शिक्षक है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वो अपने आदर्श को भूल गए हैं। शिक्षक छात्र जो है वो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के चकाचौंध में पड़ के अपने जीवन के बहुमूल्य उद्देश्य को वो भूल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो एक शिक्षा के प्रति विद्यालय का, विद्यालय प्रबंधक का, सरकार का, जन शिक्षा निदेशालय का जो एक गुरुतर उत्तरदायित्व है, उसका उनको सम्यक निर्वहन करना चाहिए। इसमें आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए हर समय उनको प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि इस दिशा में जो है एक आमूल चूल परिवर्तन हो सके और एक बेहतर से बेहतर शिक्षा दिया जा सके। मैं अपने दर्शकों को बता दूं और ओम जी आपको भी बता दूं, जिस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात की है वो शिक्षक से तो संभव नहीं। वो तो गुरुकुल पद्धति में होती थी और वो अपने स्पिरिचुअलिटी से लवरेज थे, और वैसे आदमी जो अंधकार से प्रकाश की दिखा दे। अभी तो शिक्षक से इतना ही कर दे जो अपने ड्यूटी को, जो जिसकी आपने चर्चा की, जो खुद पढ़ के जो स्टडी नहीं करेगा वो टीचिंग क्या करेगा? बिल्कुल, क्योंकि आप भी टीचिंग से जुड़े रहे हैं। बिना स्टडी के टीचिंग संभव नहीं है। वो सिर्फ विषय वस्तु को ही सही ढंग से रख दें तो यही अमूलचूल परिवर्तन मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो स्पिरिचुअल शिक्षक को आना पड़ेगा। दूसरी, इसके साथ साथ आपने मूल्यवान प्रश्न उठाया है, जो चारित्रिक ह्रास भी हुए हैं। पश्चिमी देशों का अंधानुकरण बड़ी व्यापक गति से हो रहा है, और इसका मैं उदाहरण बता दूं। जो मैं एक निदेशक का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने बताया जितनी संख्या में विद्यालय बढ़ती जा रही है उतनी ही संख्या में मूर्खों की फौज भी बढ़ रही है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से अभी विद्यालय जो है पूरे देश दुनिया में कुकुरमुत्ता की तरह उभर के आ रहा है, और निश्चित रूप से इसके दो पक्ष हैं। एक तो इसको आप सकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं, दूसरा नकारात्मक पक्ष भी है। अगर हम बिहार के संदर्भ की बात करें या बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बिहार में जो विद्यालयों की संख्या है, विश्वविद्यालयों की संख्या है, या उच्च स्तर के जो विद्यालय हैं उसकी संख्या है, और उसमें अध्ययन करने वाले जो शिक्षकों की संख्या है, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो जो प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, उसमें अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो एक सशक्त पक्ष है कि अगर बिहार में या देश दुनिया में अगर प्राइवेट जो है वो शिक्षण संस्थान नहीं होगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, और सरकार को जो ये शिक्षा जो है जन सामान्य को देने का जो उनका एक दायित्व है वो उसका वो निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। चूँकि अभी हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी संख्या में स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, और उसका पठन पाठन और उसका जो व्यवस्था है वो उनसे संभल नहीं पा रहा है, और जितना अभी जो है विद्यालय कार्य कर रही है निजी क्षेत्र में, अगर वो सब अगर बंद कर दिया जाए तो निश्चित रूप से इसका जो अधिभार है वो अचानक जो है राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा, और फिर जो है एक अस्त व्यस्त स्थिति हो जाएगी। और फिर जो शिक्षा है इसमें हम देखेंगे कि काफ़ी जो है ये हौच पौच की स्थिति आ जाएगी और संभाले नहीं संभलेगी।
तो निश्चित रूप से जो निजी विद्यालय है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है लोगों को शिक्षित करने में, एक सही दिशा देने में। और अगर हम देखें, अगर दूसरी तरफ इसको अगर हम नकारात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित रूप से बहुधा ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि जितने भी सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा वो निजी विद्यालय में कराते हैं, चूँकि सरकारी विद्यालय में जो है वो पढ़ाई नहीं हो रही है ना। तो ये सही है, ये हम मानते हैं कि निजी विद्यालय के नाम पर लूट खसोट का धंधा बदस्तूर जारी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर तमाम निजी विद्यालयों को बंद कर दिया जाए या निजी विद्यालयों के होने के कारण भी बहुत सारे लोग जो हैं इसके बावजूद अशिक्षा है और काफ़ी संख्या है अशिक्षितों की या काफ़ी लोग निरक्षर हैं। अगर इसके मूल में अगर आप सुमन जी जाएंगे तो जो निरक्षरता है या जो साक्षरता का निम्न स्तर है, इसका मूल कारण है शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी। और प्रायः ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ के लोग शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, जो शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, निश्चित रूप से जो उदासीन है, वहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो कमज़ोर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि निजी विद्यालय की जो संख्या काफ़ी जो है उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रही है और उस विद्यालय के बढ़ने के साथ साथ जो अशिक्षा है वो भी बढ़ रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी, कोई ऐसे कारण हो सकते हैं। मैं जो नटशेल में समझा और मेरा जो पूछने का उद्देश्य था जी, जो ये एक प्राइवेट स्कूल के बहुत वो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं उस माने नाम गौण रखना चाहता हूँ। उनका कहना है, अनुभवी हैं, 25-26 साल का उनका शिक्षण पेशा में अनुभव है, मैं पर्सनली जानता हूँ, ये जितने तीव्र गति से विद्यालय बढ़ रहे हैं उतने ही तीव्र गति से मूर्खों की फौज बढ़ रही है। और मैं देख भी रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, जो आखिर प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, चूंकि मैंने कई डीएवी जैसे संस्थान में रहा, केंद्रीय विद्यालय में रहा, अनुभव करने का मौका मिला। जो वो किताबी कीड़ा हो सकते हैं लेकिन व्यवहार के मामले में वो सुनने की स्थिति नहीं। ये कहना तो आपका बिल्कुल 100% सही है। जो शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है उस उद्देश्य को लोग सब नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी के दौर में शिक्षा का जो लोग उद्देश्य समझ रहे हैं नौकरी पाना ही शिक्षा का एकमात्र केंद्रीभूत उपजीव्य मान रहे हैं, जबकि वाकई में शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य नहीं है। वाह, अभी आप मूल बात पर आ गए, हम लगता है जो हम ठीक आप तक पहुंचे हैं जी। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, लोग परीक्षोपयोगी तरीके से पढ़ रहे हैं। सुमन जी, आपको जब याद होगा, आप जब स्कूल में पढ़ते थे और उस समय का जो ये पाठ्यक्रम था, जो उस समय के शिक्षक थे, तो हम लोग पूरी समग्रता के साथ पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान है या सारे सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें उनको परीक्षोपयोगी ढंग से पढ़ाया जाता है कि ये आपका सिलेबस है, इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सेलेक्टेड 8-10 क्वेश्चन है, जिसको आप अगर अच्छी तरीके से अगर आप इसको पूरा कर लें तो आप परीक्षा में पास कर जाएंगे। और इस पद्धति को, इस प्रणाली को अपना करके विद्यार्थी जो है वो परीक्षा पास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का जो भले ही हम ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परीक्षोपयोगी तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस संस्कार की हम बात कर रहे हैं और जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो सतही ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। हम गहनता के साथ हम अपने पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण हम इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जिंदगी के पाठ्यक्रम से भी अनभिज्ञ, क्योंकि जीवन जीने की कला भी वो नहीं सीख पा रहे हैं। शिक्षित होने का क्या मतलब? जो शुरुआत आपने किया, जो भ्रष्टाचार की जर्नी कहीं ना कहीं शिक्षा के कारण आपने बताया, कुसंस्कार आता है आपकी बात से, वह भी शिक्षा के कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, उसी के चलते हम में कुसंस्कार आते हैं। इतनी अच्छी सभ्यता संस्कृति है, उसको छोड़कर हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं और सभी के केंद्र में आपने शिक्षा को ही बताया और यह बात सही भी है। तो
तो हमारे कहने का मतलब जो शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, हम लोग जो अभी डिबेट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमें जीवन जीने की कला मालूम हो जानी चाहिए। बिल्कुल। और जीवन जीने की कला जो नहीं आ पा रही है आज के शिक्षार्थियों में, इसका जो मूलभूत कारण है जो हम समझ पा रहे हैं, एक तो है कि शिक्षा को हम देखते हैं कि एक सैद्धांतिक रूप में उसका अध्ययन करते हैं, दूसरा उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो हम सैद्धांतिक रूप में तो उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यवहार में हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक थ्योरी के रूप में तो हम उसको आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष हमारा इतना दुर्बल है, इतना कमजोर है, जिसके कारण उस शिक्षा का प्रभाव जो है हमारे मानव जीवन के ऊपर नहीं पड़ रहा है। आपको नहीं लगता, क्योंकि आप भी विद्यार्थी से यहाँ तक पहुँचे हैं और बड़ी डिग्रियाँ ली हैं, जो ये परीक्षा पर परीक्षा, परीक्षा पर परीक्षा जो सरकार ले रही है, एक बार ही क्यों नहीं ठोक ठेका कर परीक्षा ले लेती है, ताकि कि वो परीक्षा के दंश से मुक्ति मिल जाए, और उसको नौकरी देना हो तो दे, नहीं देना है तो वो अपना निजी काम करेगा। देखिए सुमन जी, जहाँ तक जो ये परीक्षा और नौकरी का जो आपका प्रश्न है, तो सरकार का अपना एक पाठ्यक्रम है, समय समय पर इसमें वो आमूलचूल परिवर्तन भी करते रहते हैं। पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, सिलेबस में परिवर्तन होता है, परीक्षा में परिवर्तन होता है। कई बार आपको याद होगा कि हम लोग त्रैमासिक परीक्षा दिया करते थे, फिर अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक परीक्षा हुआ करता था। लेकिन फिर हमने देखा, ये भी देखा कि फिर जब मैट्रिक में गए, इंटर में गए, ग्रेजुएशन पीजी में गए, तो फिर उसकी अलग जो है एक प्रणाली है, पद्धति है। फिर अभी अगर हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की अगर आप बात करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे अब उन परीक्षाओं को सेमेस्टर में बांटा जा रहा है। पहले जो है जब हम परीक्षा पास करते थे तो हमको बताया जा रहा था कि आप फर्स्ट है, सेकेंड है, प्रथम संवर्ग, द्वितीय संवर्ग, तृतीय संवर्ग से। किताबी ज्ञान हमको नहीं चाहिए, और जीवन जो आपने जिया है और मैंने भी जिया है, दो हाईली एजुकेशनिस्ट व्यक्ति की डिबेट हो रही है, और उससे उपजे हुए प्रश्न और उत्तर को मैं लाना चाहता हूँ। हमारे कहने का मतलब, जो कितनी तपस्या से आदमी पीजी की डिग्री लेता है, अगर वाजिब आपने पढ़ाई किया है और उसके बाद भी नौकरी हो या कोई आयाम हो, उसके लिए परीक्षा दर परीक्षा में बैठना पड़े, तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। और प्लस उसी जो सरकार हमें डिग्री देती है, उसी सरकार को अपनी डिग्री पर भरोसा नहीं। मान जाइए मैंने बीएड किया, तो फिर स्टेट का क्या मूल है? बीएड में तो उसी की ट्रेनिंग करके मैंने आया। अगर छतनी गरस्ती सरकार को करना है तो यूं ही कर दे, और नहीं तो मेरा कहने का मतलब एक बार ठोक ठेका के परीक्षा ले ले, ताकि वो परीक्षा के दंश से निश्चिंत हो जाए कि अब हमको जॉब मिलेगा, या कोई अन्य जॉब नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा रोजी रोजगार देखेंगे। वो उसी में लपटा के जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है व्यक्ति, क्या नहीं लगता ये बड़ी समस्या है? जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है सुमन जी। एक तो पहले ही हमने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो नौकरी नहीं है, लेकिन अगर हम इस परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, तो जो अभी लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा लेने का एकमात्र उद्देश्य लोग समझते हैं कि हम सार्वजनिक उपक्रम में ही हमारी नौकरी हो, वो निजी क्षेत्र में वो नहीं जाना चाह रहे हैं। जबकि अभी जब हम देख रहे हैं विभिन्न तरह के, अगर शिक्षा को आप देखेंगे, जब आप देखेंगे जो MBA है, CA है ना, तो जो एक शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा रोजगार परक होना चाहिए, और जो शिक्षा रोजगार परक होगा वो संस्कार विहीन बाबुओं को जन्म नहीं देगा, और वो बेरोजगार भी नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा में सुधार और परिवर्तन लाने की जरूरत है कि वो शिक्षा न केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित हो, बल्कि वो रोजगारोन्मुखी भी हो। एक चीज बिल्कुल सही है कि शिक्षा प्रणाली जो है वर्तमान में शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, और इसके कई जो है कारक हैं, कई तत्व हैं। परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है, शैक्षिक व्यवस्था में भी कहीं न कहीं खामी जो है देखने को मिल रहा है। जनसंख्या का जो उत्तरोत्तर दबाव है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित कर रहा है, और जो मूल कारण है अधिक से अधिक लोग सरकारी नौकरी की तरफ जो है वो नहीं, उसके जब सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जाते हैं, आप उसके मूल में जाइए।
आप जो इस प्राइवेट संस्थान की बात करते हैं, मैं पटना से लेकर दिल्ली तक देखता हूं और कई विदेशी लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद भी अनुभव प्राप्त किया हूं। किसी चपरासी का सैलरी 70,000 है, आप वहाँ का CMD है तो आपको 20,000 और 30,000 मिलेगा और उसका लाइफ भी सिक्योर्ड है। आप भाग जाइए, काम करिए, नहीं करिए, तब भी आपकी सैलरी बनती रहेगी। लेकिन वहाँ ऐसी बात नहीं है। तो ये असमानता जो पैसे का भी है, आप ही ने कहा जो जिसके पास अगर पैसा नहीं हो तो वो अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर नहीं बना सकता, अच्छी तालीम नहीं दे सकता। वहाँ 10, 20, 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय तो उसको खटकता है। तो क्यों सरकारी नौकरी के तरफ टर्न अप होते हैं, उसको भी सोचना पड़ेगा। अलग अलग चीज है। कहीं कहीं अगर हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कोई जरूरी नहीं है कि अभी जब आप बात धार्मिक के साथ साइंटिफिक भी जोड़ दीजिए। जी दोनों पहलू पे हम बात करेंगे आपसे। एक तो पहले अगर आप देखेंगे, अगर हम चूंकि आपको पता है कि हम राज्य बहाई परिषद बिहार के सचिव के रूप में अभी हम सेवा दे रहे हैं, और जब हम बहाई धर्म की बात करते हैं तो बहाई धर्म में जो समानता और न्याय की जो परिभाषा है, अभी कुछ समय पहले हम लोग बात कर रहे थे समान काम के लिए समान वेतन। लेकिन अगर आप बहाई सिद्धांत को अगर आप देखेंगे तो इसको खंडन करती है। खंडन इस मामले में आप कल्पना कीजिए कि किसी परिवार में 2 भाई हैं, दोनों की अलग अलग जरूरतें हैं। कोई क्लास 5 में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। अब जो क्लास 5 में पढ़ रहा है उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग तरह की आवश्यकताएं हैं। जो ग्रेजुएशन में है या जो शहर में रह के पढ़ रहा है उसकी वास्तविकता अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है। लेकिन यहाँ अगर कहा जाए कि एक ही पिता का 2 पुत्र है और दोनों का समान अधिकार है, फिर इनको 10,000 रुपया पढ़ने के लिए और इनको फिर 50,000 क्यों दिया जा रहा है? ये चूँकि यहाँ असमानता देखने को मिल रही है, तो कहीं कहीं जो है वो समानता जो है, न्याय क्या कहता है, इनकी क्या ज़रूरतें हैं, इनकी क्या ज़रूरतें हैं। अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, हालांकि उस पैमाने पर जो है वो राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, ये काफ़ी जो है ये उम्दा ये सोच है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे कहने का मतलब हतोत्साह कब होता है? आपको चाहिए एरोप्लेन, आपको चाहिए सामाजिक कार्य करता है तो 2 लाख रुपये। आपको मालूम है ये एक MLA या MLC जितने बार वो MLA होगा उतना पेंशन मिलता है। अगर मोदी जी 5 बार MLA रहे हैं तो उनको 5 टाइम्स पेंशन मिलता है। और समानता क्यों आती है? और आखिर उस दर्द को भी समझिए। मैंने ये प्रश्न ही क्यों किया, क्योंकि एक तरफ आप मलाई खाइए और किसी को मकई का रोटी भी खाने नहीं दीजिए तो वहाँ विद्रोह पैदा होता है, और वही स्थिति इस देश में देखने को मिल रही है। नहीं, निश्चित रूप से जो सरकारी तंत्र और एक चीज भी मैं बता दूं, जो आप अपने से जोड़ कर कहे तो आपको मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति में नहीं देख रहा हूं, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में है। वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जब जनरल केस की बात करेंगे तो जनरल फार्मूला से आपको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एक्चुअली जो अभी जो सरकारी तंत्र है या जो सरकार की विधि व्यवस्था है या उनके कार्य करने का जो तौर तरीका है, कार्यशैली है, निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। और जो आपने प्रश्न उठाया है कि एक ही अगर कार्यालय में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं और उसमें काफ़ी विषमता देखने को मिलती है। हाँ, वहाँ पर नैतिकता काम नहीं करेगी, क्योंकि कि ये दोनों, कोई फिजिक्स का टीचर है तो कोई मैथ का है, काम तो वो समान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो आप उदाहरण से हमको बच्चे की तरह समझा रहे हैं, जो कोई 5वां में पढ़ता हो कोई MBBS करता हो, वो एक दूसरी सिचुएशन। नहीं, बिल्कुल, उसमें भी तो है स्किल है, नॉन स्किल्ड है, या उसमें भी जो है PGT है, TGT है, ना, तो उसकी कैटेगरी है ना, उसकी कैटेगरी है। समान काम के लिए जो समान वेतन है, जो समान सुविधा है, वो मुहैया कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में वो पहल करें। वाह, बहुत मूल्यवान बात। मेरा कहने का मतलब एक ही उद्देश्य था, जो मैं सिस्टम को नहीं कोसता हूँ, वो सिस्टम लागू करने से क्या कुव्यवस्था है उसके लिए मैं चिंतित हूँ। आखिर उसी सिस्टम, सरकार तो पैसा खर्च करती है लेकिन रिजल्ट क्या पाता है? 0। शिक्षा ही एक ऐसी फैक्ट्री है जो कुछ नहीं देती है, 0 है।
क्या वो उत्पादित करके देती है? क्या वो साइंटिस्ट ने यहाँ पैदा कर दिया? कौन सरकारी स्कूल? तो वो कुछ नहीं देती है, फिर भी करोड़ों का बजट उस पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अब चूंकि समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आप चूंकि सरकार का जो सुमन जी अभी एक अच्छा प्रश्न आप किए, सरकार विभिन्न तरह के कार्यों को करती है, जिसमें एक उनका है जन कल्याणकारी कार्य, और शिक्षा जो है इसी जन कल्याणकारी कार्यों में आता है, उसी श्रेणी में आता है। तो इसमें वो जो सरकार है वो फिर ये नहीं देखेगी कि ये प्रोडक्शन फंक्शन है, या इसमें जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या शिक्षा का जो इतना बजट आ रहा है इससे हमको रिटर्निंग क्या मिल रहा है। चूँकि वो जन कल्याणकारी कार्य है, और उसमें अगर बजट देंगी तो फिर जो है ना, बहुत अच्छी बात आपने उठाया। जब आप जन कल्याणकारी की बात करते हैं, आप बहाई धर्म के सचिव है बिहार स्टेट के जी, और आप भी जन कल्याणकारी काम करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई कार्यक्रम किया, कुछ वैसा काम किया, कुछ इनपुट नहीं आया, तो आप उसमें क्या अमेंडमेंट नहीं करेंगे क्या? वही पद्धति को अपनाते रह जाएंगे क्या? अभी अगर हम लोग तो किसी को फार्मूला नहीं बनाते हैं, ये फार्मूला तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। उसके स्वरूप में, कार्यशैली में परिवर्तन होना तो नहीं, बिना बायलॉज के तो ये आपकी संस्था न चलेगी। इसका कोई ना कोई बायलॉज तो बनाया होगा जो इसका क्या किस दिशा में कार्य करने हैं। बिल्कुल। और उसके सुंदर आउटपुट जब आ ही रहे हैं तो उसमें आप क्या अमेंडमेंट करिए? बिल्कुल सही बात है। जहाँ आपने बायलॉज बनाया, सरकार ने बायलॉज बनाई और उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, तब ना यहाँ डिस्कशन हो रही है जो संशोधन परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल उसी दिशा में निश्चित रूप से। जी। अगर हम बहाई फेथ की बात करें तो ये भी सोसाइटी एक्ट के तहत जो है रजिस्टर्ड है, जन कल्याण के लिए काम कर रही है, एक दिव्य सभ्यता संस्कृति के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। तो निश्चित रूप से अगर बेहतर प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जो हमारा बायलॉज है, काम करने का जो तरीका है, जो पद्धति है, प्रणाली है, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन लाने की, संशोधन और करने की जरूरत है। आप एक वेटरन एजुकेशनिस्ट के साथ साथ वेटरन मैं कहूँ जो धर्माचार्य भी हैं। नहीं, एक्चुअली सुमन जी बता दें कि बहाई धर्म जो है वो पृष्ठभूमि रहित धर्म है। मतलब इस बहाई धर्म में कोई पंडित, मौलवी, पुजारी या कोई फादर ये सब नहीं धर्म धर्माचार्य करने का मतलब जो धर्म को जानने वाले, मैं पंडित पुरोहित की बात नहीं किया। जी। शब्द की बारीकी को आप समझने का प्रयास करें। जी। धर्म जोर आचार्य माने उसके जानकार, विशेषज्ञ। मेरा उद्देश्य इतना भरी कमोवेश तो आध्यात्मिक नहीं, जब आप सचिव हैं, स्वाभाविक है, स्पिरिचुअल बॉडी हैं आप, मैं आपको बचपन से देखता हूं और बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, तो आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देश के जो नवयुवक हैं वो कैसे ओन फीट पर खड़े हो सके? आपके मैंने कई फेसबुक पर भी पढ़ा है, विवेकानंद की तर्ज पर वो आते हैं जो इंस्पायर्ड करते हैं, तो इंस्पायरिंग क्या होगा आपका स्लोगन? देखिए, जो अगर आप युवा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो देश को सर्वाधिक तीव्र गति से अगर परिवर्तित करने की अगर शक्ति, सामर्थ्य अगर है तो युवा में है। देश की युवा अगर चाहे तो बहुत कम समय में देश के दशा और दिशा को बदल सकता है। तो निश्चित रूप से हम युवा को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारा नैतिक मानदंड का क्षरण हो रहा है, जो हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के चकाचौंध में बह के अपने जीवन के मूल उद्देश्य को हम भूल रहे हैं, है ना, और थोड़े से ठिकरों के लिए तात्कालिक उत्कर्ष के व्यामोह में बहकर दूरगामी हानि उठाने के लिए आतुर हैं, तो उससे अलग हट करके, है ना, वो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें और फिर समुदाय निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े और समुदाय को परिवर्तित करने के लिए वो काम करें। वो जब उनका स्वाभाविक है कि जब वो अच्छी शिक्षा लेंगे तो उनका व्यक्तिगत परिवर्तन होगा, पारिवारिक परिवर्तन होगा, फिर समुदाय में परिवर्तन की जब तक झलकियाँ सुमन जी देखने को नहीं मिलेगा तो फिर हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम जिस दिव्य
सभ्यता संस्कृति के निर्माण की बात कर रहे हैं, जब या उतना हो जाएगा तो फिर नौकरी कोई मुद्दा ही नहीं कोई रहेगा। मुद्दा ही नहीं वो तो रहेगा। अपने एक एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को खड़ा करने के काबिल हो जाएगा। बहुत मूल्यवान बात आपने की। ओम नमः शिवाय जी, आपको DKP न्यूज पर आपने समय दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद सहित आभार प्रकट करता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स टू यू। आपको भी धन्यवाद और सहृदय हम भी आपको आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।